आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। एक्रोमीगली इज अ डिसऑर्डर ड्यू टू एक्सेसिव सिक्रेशन ऑफ। एक्रोमीगली कहां से जुड़ा हुआ है, किस चीज का डिजीज डिसऑर्डर है, बता सकते हैं? ओके, तो एक्रोमीगली जो है एक तरह से ग्रोथ हार्मोन से जुड़ा हुआ है, ग्रोथ हार्मोन। तो ओवर ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, ओवर ग्रोथ। ओके, ग्रोथ हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? सोमैटो। बताओ सोमैटो क्या है जल्दी से? ट्रोफिन, ठीक है, ट्रोफिन, ठीक है। तो इस ये कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी रिलीज करती है, पिट्यूटरी। क्या नाम दिया इन शॉर्ट? जीएच, सोमैटोट्रोफिन। तो सोमैटोस्टैटिन कौन रिलीज करेगा? सोमैटोस्टैटिन। अब ये आना उन बच्चों को समझ में आएगा जिन्होंने देखो एक्चुअल में क्लास लगाई है, डायरेक्ट जो क्विज कर रहे हैं उनके ऊपर से जा सकती है ऋषभ शाह ये बातें ना, ठीक है। क्लियर समझना है, आप प्लीज रिकॉर्डिंग्स आपको देखनी पड़ेंगी प्रीवियस, जो अभी बच्चे जुड़ रहे हैं। सोमैटोस्टैटिन, स्टैट मतलब स्टॉप करने से है, ठीक है। तो ये था जी एच आई एच, इनहिबिटिंग हार्मोन। कौन करेगा इनहिबिटिंग हार्मोन? सर हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस रिलीज करता होता है, उसके कारण स्टॉप होता है, ठीक है। और रिलीज करने वाला जी एच आर एच, ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन, वहां से उनके कारण हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा क्या? हार्मोन्स। कौन सा? ग्रोथ हार्मोन। इसमें अगर बात करें, ग्रोथ हार्मोन हो गया सोमैटोस्टैटिन, सोमैटोट्रोफिन, ठीक है, बोल दिया इसको। अब ये एक्रोमीगली होता है, ठीक है। और कोई डिजीज है क्या सोमैटोट्रोफिन से जुड़ी हुई डिजीज? अलग अलग कौन कौन सी है? एक है सर, ज्यादा निकला तो एक्रोमीगली या फिर गिगनेटिज्म, गिगनेटिज्म, ठीक है, ओके, ये हो सकता है। अगर कम निकला तो, कम निकला तो ग्रोथ हार्मोन, तो क्या होगा? डवार्फिज्म। क्वेश्चन घूम सकता है यहां से, ओके वेरी गुड। अब दूसरा, एड्रेनलिन हार्मोन्स का दूसरा नाम, एड्रीनलिन हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? रीचा, अरे मैम आप क्लास में है ना, ठीक है, उत्तर दीजिए। एड्रीनलिन हार्मोन का दूसरा नाम, एड्रेनलिन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। एड्रेनलिन वैसे तो क्या है? एपिनेफ्रिन ही है, एपिनेफ्रिन, ठीक है। और नोर एड्रेनलिन जब बोलते हैं, नोर एड्रेनलिन, नोर एपिनेफ्रिन बोलते हैं, ठीक है, ओके। कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम इज नॉट अ हार्मोन, ठीक है, कैल्शियम का सिक्रेशन हो कहां से होना है, कोई मतलब नहीं, हार्मोन थोड़ी है ये, ओके। वैसोप्रेसिन पर मैं आ रहा हूं, वैस अच्छा पहले एड्रेनलिन की बात बता दो। एड्रेनलिन एपिनेफ्रिन है, वो किस ग्लैंड से निकलता है? एड्रेनलिन ग्लैंड से, सुप्रारीनल जिसको ना बोलते हैं। किस पार्ट से निकलता है? ग्लोमेरुला से, जोना फैसिकुलेटा से, जोना रेटिकुलरिस से, जोना जोना जोना, किस से निकलता है? एपिनेफ्रिन जिसको एड्रेनलिन बोलते हैं कहां से निकलेगा? स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जानते हैं, स्ट्रेस आएगा तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं। सर ये मेडुला पार्ट से निकला है, एड्रेनाल के मेडुला से, जिसमें कैटाकोलामिन के नाम से जाता है, कैटेकोलामिन। स्ट्रेस होगा एक्टिवेट होकर के बाहर निकलता है, जिससे आपकी हार्ट रेट आदि बढ़ जाती होती है, ठीक है, बीपी आदि बढ़ जाता होता है इसके कारण निकलने से। नहीं निकलेगा तो शांत रहेगा। वैसोप्रेसिन, वैसोप्रेसिन की बात करें तो ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल से संबंधित है, ठीक है। ये वेसल्स को क्या करता है? प्रेस कर देता है। प्रेस करने का मतलब है कि आपकी वेसल पतली हो जाती है, ठीक है, ओके, इसलिए इसको वेसोप्रेसिन नाम देते हैं। जिससे सर्कुलेशन, ब्लड आपके शरीर में मान लो पानी कम हो गया तो बीपी गिरेगा, तो बीपी ये खुद नैरो कर देता है आर्टरीज को, जिसके कारण बीपी गिरता नहीं है, एक्चुअली में बढ़ जाता है। थोड़ा पानी रहने पर भी बीपी आपका हाई रहता है, मतलब जान बनी रहती है, जान में जान बनी रहती होती है। क्योंकि रेगिस्तान में खो गई तो आपका पसीना सारा पानी निकल गया, यूरिनेशन से निकले कुछ, है ना, किसी न किसी तरीके से पानी कमी आ गई, तो ब्लड का वॉल्यूम गिर गया, तो ब्लड का वॉल्यूम गिर गया तो बीपी भी गिर जाता होता है, ठीक है। बीपी को बनाए रखने के लिए ये क्या करते हैं सर? नॉर्मल सा बीपी को अप करने के लिए वैसोप्रेसिन निकलता है। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? लक्ष्मी टेलर, वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, ठीक है, यूरिन को नहीं आने देता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते थे इसको, वैसोप्रेसिन को। ये एक्स्ट्रा हमने बातें कर ली है सर इसके बारे में ना, तो ये इस प्रश्न का राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक्स्ट्रा बातें हमने जान ली है,
क्या हो सकती हैं एक्स्ट्रा में बातें। अब इसके साथ में एक और बता दो, पिट्यूटरी से, पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, सारे हार्मोन यहां नहीं करेंगे, बट इसमें से मुझे बताओ पीछे वाली साइड से कितने हार्मोन निकलते हैं इसके पोस्टीरियर पार्ट से, पोस्टीरियर। एक वैसोप्रेसिन, जिसको आपने एडीएच का नाम दिया। दूसरा हार्मोन कौन सा है, ऑक्सीटोसिन, जो रिलीज करवाता है ना, एक्सक्रीट करवाता है, निकालता है किसी चीज को, जैसे मिल्क इजैकुलेट करवा सकता है, ठीक है, और बर्थ करवा सकता है, चाइल्ड बर्थ जो होता है ना वो करवाता होता है। ये इतने सारे काम करवा सकता है। समझ में आ गई लक्ष्मी पटेल में, ऋषभ शाह जी? ओके सर, डन। आगे चलें नेक्स्ट पर। ये रहा क्वेश्चन आपके सामने, बताइए सर। साक्षी पटारिया मैम, पीपीटीज देखी नहीं क्या आपने? ओके, तो सेल की बात है कि किसने क्या किया। सेल सबसे पहले डिस्कवर की थी, सेल सबसे पहले किसने, रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी, 1665 में। कैसी सेल थी ये, नॉन लिविंग थे, नॉन लिविंग, ठीक है, ओके, एक तरह से डेड सेल थी। दूसरी बात अगर करें आपसे, ये क्वेश्चन अपने आप में वैसे अधूरा कह सकते हैं। लिविंग सेल, लिविंग सेल किसने की थी, एंटोन वेन ल्यूवेन होक, इसने की थी लिविंग सेल को, ठीक है। और डेफिनेटली सेल क्या होती है, लिविंग होती है, नॉन लिविंग नहीं होती, नॉन लिविंग नहीं होती है ना अभी अगर कहते हैं लिविंग सेल, ठीक है। यानी कि रॉबर्ट हुक ने जो की थी वो प्लांट के अंदर, जो प्लांट का सेल्यूलोज होता है ना, उसमें चेक किया था कि इनमें कुछ ऐसी चीज है डेड। और ह्यूमन बॉडी की बात करें तो, या एनिमल बॉडी की बात करें, एनिमल की, तो एंटोन वेन ल्यूवेन होक, इन्होंने 1674 में, ठीक है, लगभग 10 साल बाद में लिविंग सेल को खोजा था, ठीक है। बाकियों ने क्या किया था, वॉटसन एंड क्रिक, ये जो थे इन्होंने जो है सेल के अंदर ऑर्गेनेल जो माइटोकॉन्ड्रिया दिए उन पर चर्चा की थी। और थियोडोर स्क्वेन एंड मैथियास स्क्वेडन 1838 में इन्होंने जो है सेल की थ्योरी दी थी, सेल की थ्योरी, सेल थ्योरी, ठीक है, कि सेल जो है किस प्रकार से, किस स्ट्रक्चर में, सबसे मनुष्य की सबसे बेसिक इकाई है वगैरह वगैरह, इस थ्योरी को दिया था। तो इस प्रश्न का अगर हम बात करें, हमारी एनाटॉमी कौन सी है, ह्यूमन एनाटॉमी है, तो ह्यूमन एनाटॉमी के अकॉर्डिंग जो है डेफिनेटली एनिमल पूछा गया था, ठीक है। तो एंटोन वेन ल्यूवेन होक, क्योंकि प्लांट सेल, प्लांट तो है नहीं हमारे अंदर, ठीक है, हम तो एनाटॉमी पढ़ रहे हैं ना, ठीक है, मनुष्य वाली, ओके। तो एंटोन वेन ल्यूवेन होक, ये राइट उत्तर होना चाहिए था एग्जाम में। आगे चलें नेक्स्ट प्रश्न पर, ये रहा अपना क्वेश्चन, ओके। तो यहां पर देखो हमारे एक्सियल कितनी है, 80, अपेंडिकुलर 1 to 6 126, इनको बांटना है अपने को, कौन कौन सी कहां कहां पर है। यहां पर एक्सियल पूछा है आपसे, एक्सियल में कौन कौन सी आती है सर, बीचों बीच जो रीढ़ की हड्डी से डायरेक्ट जुड़ी है वो सारी आती होती है एक्सियल में। वर्टिब्रा रीढ़ की हड्डी है, ये होगी एक्सियल में, ठीक है। वर्टिब्रा कितने होते हैं, 26 होते हैं सर संख्या में, अडल्ट की बात करें तो। और रीढ़ की हड्डी के जस्ट पास है स्कल होता है सर, स्कल। 3 उत्तर छांटने। अब आपको इतना ही पता है, बाकियों का नहीं पता है तो एलिमिनेट कर सकते हैं, जैसे बी और डी होगा वही उत्तर हो सकता है, और कोई उत्तर नहीं होगा, बी और डी केवल 4 में है। और ई का मतलब होएड बोन, हयोइड कहां होती है, हयोइड की खासियत है सर, फ्लोटिंग बोन जानते हैं इसको, फ्लोटिंग या ज्वाइंटलेस, ज्वाइंटलेस बोन बोलते हैं ना, बिना ज्वाइंट्स की बोन बोलते होते हैं इसको, ज्वाइंटलेस। स्कल की बात करें, स्कल कहां होती है, खोपड़ी, खोपड़ी की अगर बात करें तो उसमें आपके दो चीज आती है, क्रैनियम पार्ट आ जाते हैं और फेशियल आ जाता है। क्रैनियम की बात करें तो 8 बोन होते हैं, स्टेप ऑफ नाम से जानते हैं, स्फेनोइड, टेम्पोरल, एथेमोइड, पेराइटल, ऑक्सीपिटल और फ्रंटल, ये ऐसे बोन। इसमें पेराइटल और एथेमोइड जो है वो आपकी डबल डबल बोन होती है, ठीक है। इस प्रकार से 8 बोन हो जाती है, ऐसा ही था। फेशियल बोन की बात करें, चै से चेहरा, फेस का मतलब होता है हिंदी में चै से चेहरा, चै से चौहदा, ठीक है, 14 बोन के रूप में हमने इसको जाना होता। तो क्या आप इसके नाम बता सकते हैं, मतलब आपको पता होना चाहिए, आप बताएं ऐसा जरूरी नहीं है, मैं नहीं चाहता कि आप बताएं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए बस ये, ठीक है। क्या था, सीएम पीएम, सीएम पीएम से क्या आया था सर, कौनचा, नेजल कौनचा आ गया था, एम से मैक्सिला, पी से पैलेटिन, और फिर एम अगेन आया तो मैंडिबला आपने दी, मैक्सिला मैंडिबला, ठीक है, ओके। फिर जो है आपने याद किया था वी एल जेड पी, है ना, ओके।
नेजल बोन, वी से वोमर, एल से लैक्रिमल, जेड से जाइगोमेटिक और पी से पैलेटिन। ये सारी दो दो बोन थी, जस्ट किसको छोड़ करके, केवल और केवल वोमर और मैंडिबल, मैंडिबल, हाँ, इन दो को छोड़ करके, है ना। ये सिंगल सिंगल थी, बाकी सब डबल डबल थी, ऐसी था। ओके, इसी में सेम और क्या था हमारा क्वेश्चन, क्लाविकल, क्लाविकल और स्कैपुला, ये किसके अंतर्गत आते हैं, क्लाविकल और स्कैपुला। क्लाविकल और स्कैपुला की भी इंटरेस्टिंग कहानी है अलग से, क्या मतलब है इनका। ये सर एक्चुअल में ना गर्डल का हिस्सा है, और गर्डल नॉर्मली किस में काउंट करते हैं आप, एक्सेल में या अपेंडिकुलर में, बताओ। गर्डल को डॉक्टर नेबनानी मैम किस में काउंट करते हैं, नेबनानी जी, चिराग जी, ओके, अपेंडिकुलर में काउंट करते हैं, याद रखना है ना, काउंट करवाया हुआ मैंने आपको, अपेंडिकुलर में काउंट करते हैं। कौन सा गर्डल है, पेक्टोरल। पेक्टोरल गर्डल की टोटल बोन्स की संख्या दो नहीं है, चार है। दो लेफ्ट में, दो लेफ्ट राइट क्लेविकल, दो लेफ्ट राइट स्कैपुला, ठीक है। ओके, क्लेविकल का मतलब है कॉलर बोन, स्कैपुला पीछे स्कल शोल्डर के बैक साइड में रहती होती है, ठीक है। इस प्रकार से अपनी चार बोन होगी पेक्टोरल में। पेल्विक गर्डल की बात करूं, पेल्विक, पेल्विक गर्डल में टोटल कितनी बोन है, पेल्विक में, रश्मि माते में, पेल्विक गर्डल में, पेल्विक में पीछे हिप्स में दो बोन है, लेफ्ट राइट, ठीक है। स्टीएम, प्यूबिस और इलियम, ठीक है। इलियम कौन से वाली स्पेलिंग है, मधु दुबे मैम, मधु दुबे मैम स्पेलिंग पूछ रहा हूं आपसे ही, डॉक्टर, ILIUM वाली, ठीक है। आई आएगा बीचों बीच में, क्योंकि हिप्स HIP, हिप HI, हिप, हिप के बीचों बीच आई है, तो इलियम के बीचों बीच आई होगा। तो और कोई स्पेलिंग भी होती है क्या, हाँ जी रश्मि माते मैम, एक स्पेलिंग और होती है ILEUM, ठीक है। ई आ गया इंटेस्टाइन वाला ये, ठीक है, ऐसे। तो अपना बात क्लियर है पूरा हड्डियों के बारे में, सारा बेस क्लियर कर लिया, आगे चल सकते हैं। मोटे तौर पर मैंने रिपीट कर दिया, आगे चलते हैं। स्कल के अंदर क्या क्या आता है, स्कल के अंदर की अगर टोटल बोन करें तो क्रेनियम आया, कितनी बोन है, 8। फेसियल आया 14, ठीक है। और होएड बोन आया, कितना हुआ, 1। टोटल कितनी हो रही है, 14, 8, 12, 22 और एक 23 हो रही है। ईयर को और जोड़ लेते हैं, क्योंकि ईयर भी तो ऊपर ही है। ऑडिटरी ऑसिकल्स कितनी होती है, 3 और 3 6, कितनी हुई, 6 और 3 29, है ना। आपको अलग अलग संख्या देखने को मिलती है, तो ऐसे ये संख्याओं का है, बुक टू बुक वेरी करे, तो मोटे तौर पर याद रखना, एग्जामिनर जैसे पूछे वैसे अपना उत्तर घुमा लेना, डॉक्टर अनामिका मैम, ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो वैसे ही उत्तर घुमा लेना। आगे बात करें, नेक्स्ट, तो ये बताइए आदमी अनामिका मैम, एबिलिटी ऑफ ए नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू अदर एरिया। ये नॉर्मली आपने 10th की फिजिक्स पढ़ रखे ना, उसमें भी आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने बप्पा विश्वास जी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं। नर्व फाइबर, ठीक है, नर्व है बोले तो न्यूरॉन्स, ठीक है, उसके अंदर डेंड्राइट से सिग्नल लिया जाता है और आगे एक्सॉन के थ्रू भेजा जाता है। तो एक्सॉन क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी के रूप में इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसमिट करता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स, ठीक है, नर्व फाइबर। तो वो अपने अंदर से गुजरने देता है, इलेक्ट्रिसिटी को जो गुजरने दे उसको क्या बोलते हैं, कुचालक या सुचालक, सुचालक, हिंदी में जानते होंगे, लक्ष्मी पटेल में सुचालक, सुचालक मतलब गुड कंडक्टर, कंडक्टर। तो कहते हैं नर्व फाइबर है ना, अपने अंदर से स्टिमुलस इंपल्स को गुजरने देता है, उसके उस एक्टिविटी को हम क्या कहते होते हैं, एक्साइटेबिलिटी नहीं, इलास्टिसिटी मसल में होती है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी मसल में होती है, कंडक्टिविटी कंडक्शन, है ना, चलने देना, अपने अंदर से गुजरने देना, संवहन शक्ति, है ना। ओके, तो द एबिलिटी ऑफ ए नर्व फाइबर टू ट्रांसमिट द इंपल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ स्टिमुलेशन टू अदर एरिया, जहां से संवेदन मिलता है वहां से दूसरी जगह लेकर के जाता होता है, कंडक्टिविटी, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अपना ना, ठीक है। न्यूरॉन के कितने पार्ट है, जल्दी से रिवाइज कर लें, न्यूरॉन के कितने पार्ट है। एक न्यूरॉन का जस्ट जो है सेल बॉडी के पास का पार्ट होता है, ठीक है, ओके, इसको बोलते हैं डेंड्राइट, इन पार्ट्स को। यहां सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी या सेल न्यूक्लियस, ठीक है, उसके पास सिग्नल लेकर के जाते हैं, डेंड्राइट्स का काम सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन हिलोक होता है, एक्सॉन की करते हैं, वहां से आगे की तरफ में जाता होता है। एक्सॉन के ऊपर हल्की हल्की कौन सी सेल लगी होती है, कौन सी सेल होती है, ऐसे सेल लगी रहती है, स्क्वैन सेल, स्क्वैन सेल, ठीक है। स्क्वैन सेल के ऊपर एक और चीज लगी रहती है, क्या लगा रहता है सर, स्क्वैन सेल के ऊपर हल्का हल्का माइलिन लगा रहता है कुछ स्क्वैन कुछ पर, ठीक है।
सभी में नहीं होगा, सभी न्यूरॉन्स के एक्सोन वाले पार्ट में नहीं होगा, ये एक्सोन है पूरा पूरा, सभी में नहीं होगा, माइलिन लगा रहता है, माइलिनेटेड शीथ बोलते हैं इसको, ठीक है। जिसके कारण न्यूरॉन अगर का एक्सोन पार्ट बहुत संख्या में पाया जाएगा किसी एरिया में, तो उसका रंग कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है, ठीक है, या व्हाइट मैटर बोल देते हैं। अब व्हाइट मैटर बताओ ब्रेन में कहां बोलेंगे, सेरिब्रम में, सेरिब्रम के अंदर व्हाइट मैटर कहां बोलने वाले हो आप लोग, सेरिब्रम, व्हाइट मैटर, सी से सेरिब्रम, ठीक है। सेरिब्रम के मिड में जो होता है ना, मिड में वहां पर एक्सोन होते हैं, मिड जो है मिड पार्ट, ठीक है, इनर मेडुला बोलते हैं उसका, मेडुला में व्हाइट रहेगा, ठीक है। और सेरिब्रम का कॉर्टेक्स बोले तो किनारा, किनारे में कैसा रहेगा, ग्रे मैटर रहेगा, ठीक है, ओके। दूसरी बात पर आते हैं, और क्या होता है सर, सेरिब्रम हो गया, नेक्स्ट है सेरिबेलम, उसके अंदर क्या रहता होता है, सेरिबेलम की एक बात करें, उसमें भी सेम रहता होता है, एक होता है स्पाइन, स्पाइन में कहानी पलट जाती है क्योंकि एक्सोन ट्रांजिट कर लेते हैं, कहां पर करते होते हैं, एक्सोन क्रॉस कर लेते हैं, मेडुला के अंदर एक्सोन क्रॉस कर जाते हैं, तो वहां से घटना क्रॉस होनी शुरू हो जाती है अपनी, वहां पर क्या स्टोरी होती है, वहां पर एक स्टोरी होगी जबरदस्त, लक्ष्मी पटेल में, कि क्रॉस होंगे तो स्पाइन के किनारों पर कॉर्टेक्स, स्पाइन के कॉर्टेक्स में जो है अब व्हाइट मैटर हो जाएगा, और मेडुला इनसाइड में क्या हो जाएगा, ग्रे मैटर हो जाएगा। इनसाइड ग्रे मैटर बनेगा, वो एक अंग्रेजी का एक अक्षर बन जाता था, कौन सा अक्षर बन जाए, एच शेप में, ठीक है। ये अलग कहानी होगी अपनी, ठीक है, ये अपने जिन्होंने पढ़ रखा है उनको अच्छे से पता ही बातें मैं क्या बातें कर रहा हूं, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा है ना, फिर वो सोच रहे होंगे पता नहीं क्या बातें चल रही है अभी, तो जिनको ऐसा लग रहा है क्या बातें चल रही है, प्लीज उनसे निवेदन है पिछले वाली चीजें देख लेना, डॉक्टर रंजना द्विवेदी मैम, अच्छे से पढ़ लिया करो आप, ठीक है, हर चीज को ऊपर ऊपर से लेकर के चलते हो। हॉट फ्लैशेस, डिस्टर्ब स्लीप, इमोशनल चेंजेस, ये किस चीज के फीचर्स हैं, कब आते होते हैं, हॉट फ्लैश, डिस्टर्ब स्लीप, इमोशनल चेंजेस, ये जो है मेनली कहां के हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम्स है क्या, मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये तो हर लेडीज में आते होते हैं 12 से लेकर के लगभग 50 साल की एज तक, जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल पर मंथ आता है तो तब तक चलता, तो इसका तो नहीं है, ओके। मेटाबॉलिक सिंड्रोम नहीं है, मतलब भोजन पचना या नहीं पचना उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, यानी मेटाबॉलिक सिंड्रोम एक अलग ग्रुप ऑफ डिजीज है, जिसमें कार्डियोवैस्कुलर डिजीज आ जाती है, हार्ट की डिजीज, डायबिटीज आदि ये चीज आती है, आईबीपी, उसमें तो नहीं है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम बोले तो नेफ्रॉन खराब हो जाना, उसमें भी नहीं है। मेनोपोजल सिंड्रोम है सर, मेनोपोज, ठीक है, मेनोपोज से जुड़ा हुआ है ये, ओके। मेनोपोज अब क्या चीज है सर, यहां पर ऐसा है, कहते हैं 12 वर्ष से लगभग फीमेल्स में लगभग 50 ईयर, 45 टू 50 ईयर्स तक की एज तक क्या होता है, पर मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, ठीक है, लगभग सम 45 की ईयर्स के आसपास जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल धीरे धीरे बंद होना शुरू हो जाता है, कि उसके बाद में मां बनने की संभावनाएं बंद होती है। तो उस टाइम 45 की ईयर से क्या होता है, एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल 2 महीनों में, अगर नॉर्मल चल रहा था तो हर मंथ आता था, तो 2 महीनों में एक बार, 3 महीनों में एक बार, या 4 महीनों में एक बार, ऐसे ऐसे करके आना शुरू होता है, और धीरे 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 1 साल तक नहीं आता है कंटिन्यूसली मेंस्ट्रुअल साइकिल विदाउट प्रेगनेंसी, तो उसको हम बोलते हैं कि क्या हो गया सर, मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से बंद हो गया, और बंद होने को बोलते हैं मेनोपोज, पोज बोलते हैं, ठीक है। मिनार्की कब होती है, 12 ईयर में मिनार्की बोलते हैं, मिनार्की फर्स्ट टाइम, ठीक है, और फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है, और लगभग 50 ईयर की एज में बंद हो जाते हैं, मेनोपोजल सिंड्रोम बोलते हैं, तो उस टाइम इमोशंस आदि चेंज होता है, फीमेल्स के सारे हार्मोन चेंज हो जाते हैं उस टाइम में, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 अपना राइट उत्तर हो जाएगा। आगे करें नेक्स्ट, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सच में समझदारी भरा प्रश्न है, ऐसे ही उत्तर नहीं देना इसको, है ना, ऐसे ही आंसर नहीं करना है। साक्षी कटारिया मैम, कोई प्रश्न का उत्तर तो दे दिया करें आप, इस प्रश्न का उत्तर दीजिए सबसे पहले डॉक्टर साक्षी कटारिया मैम, ओके। तो इंक्रीज्ड सीक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन का अगर सीक्रेशन बढ़ जाए तो हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे क्या, हाँ जी, हाइपर मतलब ज्यादा हो जाना, और थायराइडिज्म मतलब थायराइड के केस में कुछ ज्यादा हो गया है, सीक्रेशन ज्यादा हो गया, किसका, T3 या T4 हो गया होगा ज्यादा, ठीक है, पता है अपने को, ओके। एक लाइन नंबर बिल्कुल ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपर का मतलब क्या होता है, पढ़ो, हाइपर का मतलब ज्यादा,
होता है। ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा, ठीक है। महान सुना है, ग्रेट, ग्रेट वर्ड होता है बड़े के लिए, है ना, ज्यादा के लिए, महान के लिए ग्रेट। ग्रेट से बनता है ग्रेव डिजीज, तो हाइपरथायराइडिज्म में ज्यादा हुआ तो ज्यादा से ग्रेव, ग्रेव बन गया, ग्रेव डिजीज बनती है। ग्रेव डिजीज ऑटो इम्यून है, हाँ जी, इम्यूनिटी अपना अटैक करने लगती है अपने ऊपर, और इससे हमारा हाइपरथायराइडिज्म हो जाता है। क्या ये बात सही है? हाँ जी बिल्कुल सही है, ग्रेव डिजीज है ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। इवन की हैशीमोटो, हैशीमोटो कब होती है? हैशीमोटो भी तो होती है ना, वो कब होती है हैशीमोटो? हैशीमोटो जब T3 T4 कम हो जाएंगे हाइपोथायराइडिज्म में, हाइपो में कम हो जाते हैं हैशीमोटो। ओके, तो यहां पर कहा कि ग्रेव डिजीज ऑटो इम्यून है, वो भी ऑटो इम्यून है हैशीमोटो, और ये भी ऑटो इम्यून है, ठीक है। तो हाइपरथायराइडिज्म होती है, ठीक है जी, बिल्कुल बात सही है। तो एक और दो दोनों स्टेटमेंट क्या है? 100% सही है सर, इसमें कोई इशू बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ओके, एक हार्मोन होता है TSH, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम किया? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन रिलीज करता है? हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा क्या? फुल फॉर्म पता होना चाहिए, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। TSH कौन रिलीज करता होता है? भाव्या कटियार में पिट्यूटरी रिलीज करेगी, पिट्यूटरी। ओके, पिट्यूटरी को रिलीज करने के लिए कौन कहता है कि TSH रिलीज करो? ये कहता कौन है? सुनील उपाध्याय जी। ये बोलता है हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहता है कि रिलीज किया जाए, क्या करो? TSHR, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, रिलीजिंग हार्मोन रिलीज किया जाता है यहां से, है ना, हाइपोथैलेमस से। इस कारण से पिट्यूटरी के पास जाता है ये TSHRH, तो पिट्यूटरी TSH को रिलीज करेगी, वो जाएगा थायराइड पर, थायराइड फिर T3 T4 या जो भी इसके वांटेड हार्मोन है वो पैदा करेगी यहां से। अब जब बंद करना है इसको, TSH बंद किया जाए, तब क्या जाता है? थायराइड से सिग्नल जाएगा वापस कि हम T3 T4 ज्यादा हो चुके हैं, इसको बंद करवाएं TSH को, और TSHRH को बंद करवाएंगे। इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक, कि एक आदमी ज्यादा बढ़ गया, उसने अपने बढ़ाने वाले व्यक्ति को ही मार दिया। मूवीज में होता है ना कि एक, है ना, उसको पालते हैं किसी, है ना, व्यक्ति को, ऐसे दिखाते होते हैं मूवीज में, और वो एक दिन जो है उसी की गद्दी हथिया लेता है, सेम ऐसे, ठीक है, जो पालने वाला है उसी को मार देता है। ऐसा कुछ सीन होता है यहाँ पर, नेगेटिव फीडबैक बोलते होते हैं, ठीक है। अरे वाह, मोक्षदा देवांगन साहब, हिंदी आती है क्या आपको? अच्छा, मैं तो आपको तमिल से सोचे बैठा था। डॉक्टर मोक्षदा देवांगन साहब, आस्तीन के साम, है ना, ये थायराइड जो है आस्तीन का साम टाइप में है, ठीक है। ओके, ऐसा कुछ। तो अपने को प्रश्न समझ में आ गया। मेन बात है प्रश्न समझ में आना चाहिए प्रियंका पाटीदार में। डॉक्टर प्रियंका पाटीदार जी, प्रश्न समझ में आ गया? आगे चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर। ये रहा सर आगे प्रश्न अपना, धोती से संबंधित। तो धोती के बारे में क्या रखा है? धोती मेनली कहते रिलेटेड है ईसोफेगस और स्टमक से। ईसोफेगस मतलब स्टमक, पता होगा, मुंह से हम खाते तो जैसे भोजन जाते हैं, तो ईसोफेगस में और स्टमक तक जाता होता है, ठीक है, वहां से हम क्लींजिंग कर लेते हैं। वाई कहते ऐसे ही एनएस रेक्टम और कोलन से कौन सी चीज हो सकती है? कपालभाति, अग्निसार या नोली? सर इसमें कपालभाति पेट से समझे, अग्निसार भी पेट से है, नोली भी पेट से है, बस्ती जो है वो एनएस की साइड से होती है, ठीक है, पानी में या अलग अलग तरीके से होती है ना, ठीक है। तो ये बस्ती, वायु बस्ती, शुष्क बस्ती के रूप में, और जल बस्ती को आप जो है पानी के साथ में जो करते होते हैं तालाब आदि में, उस तरीके से जानते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी अपना राइट उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का, ना, तुलना पूछ ली एक तरह से। आगे नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। ओके, सल्पिंगाइटिस क्या होता है? अलग अलग चीजों को छांट लेते हैं। पहले तो क्या पूछा आपसे? इन्फ्लेमेशन ऑफ आउटर जेनाइटल रीजन। आउटर जेनाइटल एरिया में क्या आता है? वजाइनल पार्ट आता है, ठीक है, जिसमें वुल्वा बोलते होते हैं लास्ट पार्ट को, अब बाहर को, तो उसमें इन्फ्लेमेशन होना आइटिस कहलाता है। इन्फ्लेमेशन हमेशा आइटिस के रूप में होता है, तो वुल्वाइटिस हो जाएगा, वुल्वाइटिस। ऑप्शन नंबर सी सीधा उत्तर है। कोलाइटिस सर जेनाइटल ऑर्गन से रिलेटेड नहीं है, कोलाइटिस तो आंतों से रिलेटेड है, आंत से। आंत कौन से वाली आंत से? छोटी है बड़ी से? बड़ी। बड़ी में कोलोन वर्ड होता है, कोलोन के अंदर इन्फ्लेमेशन होता है, ITIS लग गया, आइटिस, कोलाइटिस बोल देते हैं। इन्फ्लेमेशन का मतलब एनाटॉमी में आइटिस होता है ना, ऐसे आइटिस लग जाता है। वुल्वाइटिस, वुल्वा में इंफेक्शन हो जाना आउटर पार्ट में। स्कैल्पिंगाइटिस तो एंडोमेट्रियाइटिस, एंडोमेट्रियाइटिस एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम लेयर होती है यूट्रियम के अंदर, यूट्रस के अंदर,
वहां पर इन्फेक्शन हो जाना, ठीक है। सेल्पिंगाइटिस, ठीक है, ये स्कैल्पिंगाइटिस दे रखा है यहाँ पर, सेल्पिंगाइटिस भी होता है इसका, SAL से स्पेलिंग होती है, वो कहां पर होगा, ठीक है, उसका नाम बता सकते हो, सेल्पिंगाइटिस वो कहां होगा? डॉक्टर रिचार्या मैम, मोक्षदा देवांगन साहब, किस एरिया में होगा? सर फैलोपियन ट्यूब जो होती है, जो एग को कैरी करती होती है ना, फैलोपियन ट्यूब, वहां पर इंफेक्शन जब हो जाता है, तो फैलोपियन ट्यूब में इंफेक्शन हो गया, तब जो होता है सेल्पिंगाइटिस होता है, ठीक है। तब उसको हिंदी में गर्भ नलिका बोलते हैं क्या, मुझे मैं कंफर्म नहीं हूं फैलोपियन ट्यूब को हिंदी में क्या बोलते हैं। रश्मि जी बता रहे हैं गर्भ नलिका, हो सकता है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब को ये बोलते हो। बाकी फैलोपियन ट्यूब में इंफेक्शन होना ही सेल्पिंगाइटिस है। सारी चारों शब्दों के पता लगे अपने को। वल्वाइटिस, वल्वा, जहां पर इंफेक्शन हुआ वही सर जो है आइटिस लगा दो और इन्फ्लेमेशन अपना कंप्लीट हो जाता होता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट पार्ट अपना क्वेश्चन, ऋषभ, योग निद्रा किन दो मस्तिष्क हार्मोन के द्वारा पीड़ा शमन करती होती है? सर योग निद्रा हो या मेडिटेशन हो या कुछ भी हो, ऐसे हार्मोन चाहिए जो हमारे पेन को कम करे, ठीक है। मेडिसिन लेते होते कभी कभी एंडोर्फिन, ठीक है, या एनसेफ्लिन्स, ये आप देखना इस तरीके की बीमारी लेंगे आप, जब किसी भी व्यक्ति को पेन आदि होता है तो ऐसी सॉल्ट वाली आपको चीजें दी जाती है, एंडोर्फिन या एनसेफ्लिन्स। और ये आपको पता भी है कि योग निद्रा करते हैं, मेडिटेशन करेंगे तो ये दोनों ही हार्मोन निकलते हैं। मेडिटेशन करो, योग निद्रा करो, या इस तरीके की समथिंग कोई पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी करेंगे, पैरा सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती जाएगी, तब ये होगा पैरासिम्पैथेटिक में, है ना, कंटिन्यूअसली। तो ऑप्शन नंबर 3 और 5 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या 3 और 5 राइट हो जाएगा। एसिटाइल कोलाइन, सेरोटोनिन और सी रिएक्टिव ये जो है पेन को इंक्रीज करते हैं एक तरह से, या फिर कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, ठीक है। पेन को कम करने में ये दो ही हार्मोन है। कल को आज योग निद्रा से पूछा गया, कल को किसी अदर वे में पूछा जाए तो भी आप रेडी रहेंगे इस वे में ना। आगे सर, भस्त्रिका कब नहीं करना है, कहते हैं भस्त्रिका कब नहीं करना है, तो सिंपल बात, सिंपल, भस्त्रिका में क्या होता है, ऑक्सीजन इनटेक हाई होता है। ऑक्सीजन इनटेक हाई होगा तो भस्त्रिका करने से हार्ट बीट आपकी स्लो होती है, तेज होती है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, फास्ट ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, बीपी भी हाई हो जाए, अगर मोटर तेज चलेगी तो पानी का प्रेशर तो ज्यादा हो ही जाएगा, सिंपल बात, तो बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई में भस्त्रिका में बीपी हाई होगा, अगर मेरा पहले से हाई है तो क्या लो हो जाएगा? नहीं, और ज्यादा बढ़ जाएगा ना, और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऑलरेडी मेरा बीपी हाई है तो उस टाइम ये नहीं करने का, कब नहीं करना? हाई बीपी में नहीं करना, यानी सी मेरा आंसर हो गया, ठीक है, सी मेरा आंसर हो गया। एक तो सीधा सिंपल सी, कूट में बात चूज करनी है आपको, कूट में, ठीक है। हाई बीपी है, अगर किसी का हार्ट कमजोर है तो वो भस्त्रिका कर सकता है क्या? नहीं, क्योंकि भस्त्रिका करेंगे तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ेगा, और हार्ट जिसका कमजोर है फिर वो ज्यादा काम करेगा तो सर, है ना, दिक्कत आ सकती है। तो हाई बीपी और हार्ट में भी दिक्कत है तो भी नहीं कर सकते, ए बी उत्तर हो गया अपना साथ में, ठीक है। दिव्या लक्ष्मी मैम बात क्लियर हो रही है, ए सी दो तो आगे। अब लो ब्लड प्रेशर में तो किया जा सकता है सर, लो ब्लड प्रेशर ये ब्लड प्रेशर को ज्यादा करेगा, अच्छी बात है, तो है ना, मतलब मेरा बी उत्तर नहीं होना चाहिए, जहां पर बी है वो कैंसिल करो, बी यहां है, बी यहां है, ये कैंसिल कर दिया, ए सी दोनों होंगी होंगी, डी होगा या ई होगा? मोटापे में क्या होगा? बीपी हाई होगा, और इससे क्या होगा? स्वेटिंग भी आएगी ना, स्वेटिंग आएगी, बीपी हाई हो तो स्वेटिंग आती है, तो ओबेसिटी में तो करने के लायक है सर, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। तो करना चाहिए में ये उत्तर नहीं है, मतलब नहीं में पूछा ना मुझसे तो इसलिए ये उत्तर नहीं है, अदरवाइज तो करना चाहिए। तो डी गैस्ट्रिक अल्सर में नहीं करना। अब गैस्ट्रिक अल्सर क्या है? गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक वर्ड रूट है किसके लिए? स्टमक के लिए, ऐसे करके स्टमक के लिए रूट वर्ड है गैस्ट्रिक, ठीक है। गैस्ट्रिक फायर के नाम से जानते ना, गैस्ट्रिक फायर ऐसे। तो स्टमक के अंदर अल्सर, अल्सर मतलब जो लेयर होती है पहली वो जो होती है टूटने लगती है, जैसे मुंह में छाले हो जाते हैं, छालों को अल्सर बोलते हैं ना मुंह में, ऐसे पेट के अंदर छाले हो गए, छोटे जख्म हो गए, अल्सर बोलेंगे। तो वहां पर अब आप हल्का फुल्का खाते हैं तो भी दर्द होता है, और जब भस्त्रिका करेंगे तो पेट आगे पीछे ज्यादा होगा, क्योंकि डायफ्राम मसल नीचे जा रही है ऊपर आ रही है, तो पेट आगे पीछे हो रहा है हल्का फुल्का, तो करेंगे तो पेन होगा या नहीं होगा? होगा सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर या कोई भी टाइप का अल्सर है, पेट में ऑपरेशन आदि हुआ है या पीरियड्स आदि है, ठीक है, और शरीर कमजोर है, तो उस टाइम में ये नहीं करते होते, कहते भस्त्रिका, ए सी डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। कैसे हुआ समझ में आ गई बात, प्रश्न कैसे उत्तर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ए सी डी आपका राइट हो जाएगा। डन।
आगे चले मुख्य देवांगन साहब, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, करिएगा। ओके, कूट वाला शब्द दे रखा है यहां पर आपको, पोलीडिप्सिया दे रखा है, पोलीडिप्सिया बोले तो प्यास लगना है ना, फ्रीक्वेंट क्या होगा, थ्रस्ट, प्यास लगना, डिप्सिया। पोलीयूरिया, यूरिया की बात आप जानते हैं, यूरिनेशन से है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन। पोलीफेजिया, फेगस वर्ड होता है रूट खाने के लिए, तो फेगस मतलब भूख पड़ना, ठीक है, बार बार खाना। हेमोरॉइड्स की बात करें तो पाइल्स को बोलते होते हैं स्वोलन वेन्स। स्वोलन वेन्स कहां की है, यहां पर केवल इतना ही लिखा है, वेन्स मेरे हाथ की सूज जाए तो हेमोरॉइड होगा, नहीं सर, एक्चुअल में स्वोलन वेन इन कहां पर, कहां पर, एनल एरिया, एनल एरिया। ये क्या मेल का रोग है या फीमेल का, बोथ, किसी में भी हो सकता है, किसी भी जेंडर किसी भी एज में हो सकता है, मोस्टली डाइजेशन के कारण होता था, अनडाइजेशन के कारण, ठीक है। ओके, कुछ लोगों में जेनेटिकली भी पाया जाता है ऐसा। तो ये अपना उत्तर हो जाएगा, ए का 2 ही हो सकता है और कुछ नहीं होगा, एलिमिनेट कर दो, ठीक है, जो नहीं हो सकता। बी का 3 ही हो सकता है, सी का 1 ही हो सकता है, वो ओनली एंड ओनली ऑप्शन नंबर ए है सर, राइट हो गया। अब सर यहां पर मैं एक बात और रिपीट कर लेता हूं, कहते हैं डायबिटीज होती है, डायबिटीज होती है, दो प्रकार से होती है, क्या नाम है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होती है, एक डायबिटीज कौन सी होती है, दूसरी डायबिटीज मेलाइटिस होती है, ठीक है। मेलाइटिस एम से मीठा होता है, इंसिपिडस जो होती है किससे होती है, इंसिपिडस, ऋषभ शाह जी, रितंबरा भारती जी, रिचा आर्या मैम, इंसिपिडस, इंसिपिडस जस्ट और जस्ट किससे होती है सर, एडीएच हार्मोन जो है ना, ये कम निकल रहा है, ये कम निकलता है एडीएच हार्मोन, जिसका नाम दूसरा क्या है, वेसोप्रेसिन, वेसोप्रेसिन कम निकल रहा है, और ये क्या करता है, यूरिन को स्टॉप करता है, बट ये निकल नहीं रहा, तो यूरिन रुक नहीं रहा, तो यूरिनेशन ज्यादा आएगा, यूरिनेशन होगा, यानी पोलीयूरिया होगा, पोलीयूरिया हो जाएगा। प्यास ज्यादा लगेगी तो आपके होठ सूखने लग जाएंगे, मुंह में, है ना, सूखापन सा आएगा, तो पोली डिप्सिया, प्यास भी तो लगेगी, पानी निकलता जाएगा तो प्यास लगती जाएगी, ठीक है, ये चीज होती है। दो, क्या इसमें ग्लूकोज आएगी, नो ग्लूकोज, यहां पर नो ग्लूकोज, ठीक है, ओके, इन यूरिया। सेकेंड टाइप मेलाइटिस होता है, वहां पर क्या होता है, वहां पर भी क्या होता है, आपका पोली यूरिया होगा, पोली यूरिया यानी प्यास, यूरिनेशन होगा, पोलीडिप्सिया प्यास लगेगी, फिर अगेन यहां पर, ठीक है। यहां पर एडीएच डायरेक्ट कारण नहीं है, इनडायरेक्ट कारण है, इनडायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट कारण ये नहीं है एडीएच, क्योंकि इनडायरेक्ट ऐसे है कि मान लो ग्लूकोज बढ़ गई तो उसको निकालने के लिए शरीर ने ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स दिया कि एडीएच कम हो जाए, कम होगा तो डेफिनेटली यूरिया आएगा। अगर डायबिटीज है किसी को और एडीएच का इंजेक्शन लगा दिया जाए, यूरिन नहीं आ रहा, तो सारे शरीर में क्या ग्लूकोज से भर जाएगा, तुरंत मृत्यु हो जाएगी, इतना ग्लूकोज हाई हो जाएगा, तो इसलिए यूरिया को निकालने के एडीएच ऑटोमेटिक कम हो जाता है। और यहां पर एक नई कंडीशन बनती है, तो उसको बोलते हैं ग्लूकोज सूर्या, ग्लाइको बोल देते हैं या ग्लूको सूरिया, ये ग्लूकोज इन यूरिया आ जाती है ना यहां पर, ठीक है, ओके, यूरिया ग्लूकोज में निकलते हैं तो सर शरीर में भूख का एहसास होता है, तो पॉलीफेजिया कंडीशन भी देखने को मिलती है, पॉलीफेजिया। और ऐसा भयंकर होता है कुछ लोगों में कि अगर इंस्टेंट आपको भूख लग गई एकदम से अचानक और कुछ खाने को नहीं मिला तो बेहोश हो जाते हैं, कुछ ना कुछ इंटेक करना पड़ता है उस टाइम, ठीक है। डायबिटीज मेलाइटिस में, मेलाइटिस ही दो प्रकार के होते हैं, टाइप 1 और टाइप 2, ये हम यूनिट 8 में और अच्छे से पढ़ लेंगे, पहले मैं पढ़ा चुका हूं और अच्छे से पढ़ लेंगे आगे जाकर के। क्लियर हो गया इस प्रश्न का उत्तर। आगे नेक्स्ट प्रश्न, जल्दी से उत्तर दो। लक्ष्मी पटेल मैम, समझ में आई या बात नहीं आई, साक्षी कटारिया मैम, कुछ अपडेट मिला है क्या क्वेश्चन करने से, क्लियरिटी और बन रही है क्या, ओके। तो शोल्डर मसल इज नोन एज, शोल्डर मसल कंधे वाली मसल क्या नाम देंगे, डेल्टोइड होती है सर, सिंपल। लेटिसिमस डोर्सी क्या होती है सर, एक तरह से साइड में बैक की मसल होती है। ग्लूटियस मैक्सिमस कूल्हे पर होती है। रेक्टस एब्डोमिनस सर, रेक्टस मतलब अपने रेक्टस तक जाएगी, एब्डोमिनस पेट वाली, है ना, पेट वाली मसल्स, ऐसे सिंपल। नाम मसल्स का देख लें एक बार, पिक्चर देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा और ज्यादा। इनर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ ए न्यूरॉन, बताओ जी। इनर मोस्ट, इनर हमेशा अंदर के लिए, अंदर बोले तो एंडो ही होता है, एंडोन्यूरियम, है ना। ये ऐसी बातें हैं जिनका बेसिक अगर आपको क्लियर है ना,
तो क्वेश्चन गलत नहीं होता। एंडोयूरियम इनर के लिए रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, इनर को। आगे बात करें, हॉर्मोन्स सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी से कौन से हॉर्मोन्स निकलते होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलते होते हैं सर? एपिनेफ्रिन जो होता है, ये मैं कंफर्म हूं, एड्रीनल से निकलता है, एड्रेनलिन इसका नाम है दूसरा, और ये मेडुला से निकलता है, एड्रिनल के मेडुला से। और ये किस श्रेणी में आता है? कैटेकोलामीन, इनको ग्रुप में नाम देते थे, कैटेकोलामीन, मेडुला से जो निकलेगा कैटेकोलामीन, जिसमें एड्रेनलिन या एपिनेफ्रिन, नोर एड्रेनलिन या नोर एपिनेफ्रिन बोलते थे, और साथ में सुनील उपाध्याय जी डोपामिन को भी बोलते थे। तो ये बी तो उत्तर नहीं ही होगा, ये गारंटी है मेरी। तो बी जहां है कट कर दो, एलिमिनेट कर लो। ओके, एलिमिनेट किया तो मेरे पास 2 और 4, 2 ही ऑप्शन बचे हैं सर, मेरे पास में 2 ही ऑप्शन आए हैं। आगे मैं बात करूं तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच, अभी बात की सर, अभी बात क्या की मुझे पता है अच्छे से, है ना, ऐसे ही तो कहोगे आप साक्षी करा में, मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, पढ़ा है आपने, टीएसएच निकलता था। कोर्टिसोल, अगेन डी ऑप्शन, देखो अगेन सी उत्तर होगा ही होगा, दोनों में एक है। कोर्टिसोल की बात कर लो, कोर्टिसोल कहां से निकलता है? ये भी एड्रेनलिन से, एड्रेनलिन, ठीक है, से निकलता है। पर निकलता कहां से? एड्रेनलिन ग्लैंड में 3 कोर्टेक्स भाग है, कोर्टेक्स 3 में, एक जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा, जोना रेटिकुलरिस। तो फेसिकुलेटा जो है उससे क्या निकलते हैं? ग्लूकोकोर्टिकोइड निकलते थे, ग्लूकोकोर्टिकोइड निकलते हैं, उनमें से एक ये है कोर्टिसोल जो मेन है, ऐसा ही है। जोना ग्लोमेरुलोसा कौन निकलते हैं? मिनरेलोकोर्टिकोइड निकलते हैं, मिनरेलोकोर्टिकोइड। रेटिकुलरिस से गोनेडोकोर्टिकोइड, गोनेडोकोर्टिकोइड। ओके, समझ में आ रही है बात? रंजना शर्मा मैम, रंजना द्विवेदी जी, सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा? रंजना द्विवेदी जी, डेफिनेटली आपको बुक पढ़नी पड़ेगी ना, जो क्लासेस है वो देखनी पड़ेगी, उसमें पता लगेगा। एंडोक्राइन सिस्टम में जाओ, एड्रिनल ग्लैंड को पढ़ो और फिर पता लग जाएगा। ऐसे बीच में आकर के कहोगे कैसे पता लगेगा, तो गड़बड़ है ना। तो पहले पढ़ लीजिए रंजना शर्मा मैम, फिर आपको सारी चीजें पता लगेगी। ओके, रंजना द्विवेदी, ऑप्शन डी जो है कोर्टिसोल भी नहीं होगा, ओके, डी भी नहीं होगा, बी भी नहीं होगा, ए और ई ये जो है 2 चीज बच गई सर, और सी, ठीक है, ट्राई आइडोथायरोनिन, इसका दूसरा नाम क्या है? ट्राई आइडोथायरोनिन, नया नाम आ गया ना। साक्षी कटारिया मैम नाम बताओ जल्दी से, इसका क्या है? इसका नाम है ट्राई बोले तो 3, आइडोथायरोनिन मतलब आयोडीन के 3, तो ये भी नहीं है, ये थायराइड से होती है। तो सी और एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, इन शॉर्ट क्या बोलते हैं? एसीटीएच, सीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन, ये क्या रिलीज करता होता है? कंट्रोल एड्रिनल ग्लैंड को कंट्रोल करता होता है, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से हार्मोन निकालता होता है। ए और सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, डन, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। सी और ई इसलिए नहीं होगा क्योंकि ट्राई आइडोथायरोनिन है, वो थायराइड से निकलेगा, इसलिए ई नहीं होगा। पता लग रही है, क्लियरिटी आ रही है? रश्मि माते मैम, अपने आप पता लग रहा था ना इस प्रश्न का उत्तर? 2 उत्तर, 4 उत्तर कैसे दे गए? लक्ष्मी पटेल मैम, आप 4 उत्तर कैसे दे गए हैं? मोक्ष देवांगन साहब, सब ठीक तो है आप लोग? ठीक है, आगे चले, 2 ही उत्तर होगा ना इसका, 4 तो नहीं होने वाला। आगे चलते हैं सर, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा और समझदारी भरा प्रश्न, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन जिसमें दिमाग लगता होता है एक्चुअल में, है ना। एग्जामिनर जब दिमाग लगवाते हैं तो ऐसे क्वेश्चन देता होता है, हालांकि सिंपल ही है, बट वास्तव में ये कैसे कि ये क्वेश्चन में क्वेश्चन है। लक्ष्मी पटेल मैम, आप कब समझोगे? कोई चीज को आप समझ ही नहीं पाते हैं। समझिए प्लीज, है ना, अच्छे से चीजें ग्रहण कीजिए। ओके, तो टोटल लंग कैपेसिटी पूछा है अपने से, टीएलसी। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या होता है? सभी वॉल्यूम्स को जोड़ते हैं, तो सब वॉल्यूम जोड़ दो, टोटल वॉल्यूम, रेजिडुअल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी, सर सबको जोड़ दिया, 4 ही वॉल्यूम थे, चारों को जोड़ दिया, टोटल लंग कैपेसिटी। बट उत्तर तो है ही नहीं, गड़बड़ हो गई ना मोक्ष देवांगन साहब, उत्तर तो है ही नहीं। अब क्या करें सर? आपने तो हमें यही पढ़ाया था, वहां पर ये ना कुछ बच्चे ऐसा रोते हैं कि सर आपने तो हमें यही पढ़ाया था, अब हम क्या करें, एग्जामिनर ने ऑप्शन ही सही नहीं दिए, एग्जामिनर का क्वेश्चन गलत था, इतना ही उत्तर होता है फिर, है ना। तो ये तो गलत अप्रोच है ना। अब मैंने आपको क्या बताया था, वापिस चलो देखो, क्वेश्चन ये आ गया। क्वेश्चन के अलावा मैं बताता हूं फिर से, हमारा क्या था, सपोज करो ये लंग्स है, ऐसा एक लंग की शेप है, इस लंग्स के अंदर आप 500 ml लेते हैं, 500 ml छोड़ते हैं, 500 ml, ये क्या है? टीवी, टाइडल वॉल्यूम। इसमें कहते हैं एक्स्ट्रा लेने की क्षमता रखते हैं बट वो लेते नहीं है, क्या होता है उसका नाम? IRV, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लगभग 2500 से
3000 ml, ठीक है। ऐसे कहते हैं एक्स्ट्रा टाइडल वॉल्यूम छोड़ दो तो एक्स्ट्रा छोड़ने की क्षमता रखते हैं, उसको कितना कहते हैं सर, ERV, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लगभग 1000 से 1100 के आसपास, ठीक है, ml, क्योंकि 1100-1200 इतना। और एक वो है जिसको कभी निकाल ही नहीं सकते, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, लमसम 1200 ml होता है, 1100-1200 से ml के आसपास होता है एग्जैक्टली। ओके, इन सबको मिला दीजिए पूरे लंग की कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी है। लंग कैपेसिटी देखो, वॉल्यूम्स आर कितने हैं, वॉल्यूम ओनली 4 है, बट कैपेसिटी वॉल्यूम को जोड़ने से, दो या दो से अधिक वॉल्यूम्स को जोड़ने से क्या बनती है, कैपेसिटी। तो चारों को जोड़ेंगे तो 5 बन जाती है, 5 कैपेसिटी होती है, 5 नाम देते होते हैं, 5 नाम। कैपेसिटी हमेशा मैंने रूल बताया था, वॉल्यूम्स अगर अच्छे से क्लियर हैं, ऐसे सीक्वेंस में रखने आ गई तो याद रख लो, वॉल्यूम्स हमेशा पास पास वाली को जोड़ के ही बनेगा, दूर वाली को जोड़ के नहीं बनेगा। जैसे रेजिडुअल और रेजिडुअल वॉल्यूम, ये इनका नामकरण करता हूं मैं, ये 1 नंबर है रेजिडुअल वॉल्यूम, ये ERV 2 है, तीसरी TV है, चौथी IRV है, ऐसे। अब इनमें से पास पास वाली ही जुड़ेंगी, दूर वाली नहीं जुड़ सकती, जो पास पास में हुई। जैसे जोड़ते हैं RV और ERV को जोड़ते हैं, RV प्लस ERV, इनसे EC बना दो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सेम ERV प्लस TV जोड़ दो, ठीक है, ERV प्लस TV, सॉरी सॉरी सॉरी, थोड़ा गड़बड़ हो गया, माफी चाहूंगा। ERV और RV को जोड़कर क्या बनता था, FRC बनता होता है, FRC, ठीक है, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, कि ये फंक्शन में रहती होती है, कैपेसिटी अंदर रहती होती है, नॉर्मली हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ERV भी अंदर रहती है, रेजिडुअल वॉल्यूम रहती है, FRC। अब ERV के साथ में TV और ERV जुड़ जाएगी, इकट्ठी है ना, 3 और 2 क्या बनी, EC, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। सेम TV प्लस IRV जुड़ेगी, ये अंदर लेने की क्षमता होगी, IRV, IC, ठीक है। एक होती है TLC में ऑल टोटल जुड़ जाती है, ऑल टोटल चारों, IRV प्लस TV प्लस ERV प्लस RV, सब जुड़ गई, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। एक होता है वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी वो है जो हम एक्चुअल में गैस ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं पूरा दम लगा करके, RV को छोड़कर, एक्सेप्ट RV। क्या क्या हुआ, IRV प्लस TV प्लस ERV, ये 3 ही होती है। अब आपसे पूछा गया TLC क्या है, आपका उत्तर हो सकता था, देखो हाईलाइट कर रहा हूं, चारों को जोड़ दो, कहते हैं इन चारों को जोड़ दो, जैसा कि मैंने प्रश्न में बताया, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, रेजिडुअल वॉल्यूम। बट एग्जामिनर ने ऑप्शन ही नहीं दिया, समझ रहे मेरी बात। आप जो पढ़ करके जाते हो, जरूरी नहीं कि एग्जामिनर वही पूछे आपसे, एग्जामिनर घुमा के पूछेगा, आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि आप वैसे उसको बता सके। जैसे एग्जाम आप क्लासरूम में पढ़ाने गए, तो जरूरी थोड़ी जो बुक्स में लिखा है उसी को वैसे ही बताओगे, अलग वे भी तो हो सकता है आपका बताने का, और डेफिनेटली स्टूडेंट का क्वेश्चन अलग हो सकता है, तो इसलिए वो रेडी करता है आपको। तो अब इसका मतलब क्या है कि वाइटल कैपेसिटी में बताऊं मुझे कितनी कैपेसिटी आ गई, 3 कैपेसिटी आ गई, कौन सी बच जाती है इसमें, 3 आ गई। 3 का मतलब क्या है, टाइडल वॉल्यूम, IRV, ERV, तीनों आ गई ना, यहां लिखो टाइडल, TV, IRV, ERV, तीनों आ गई। प्लस में क्या जोड़ दूं कि TLC हो जाए, प्लस में सर इसमें बची हुई है RV, और जोड़ दो रेजिडुअल वॉल्यूम को, तो आपका बन जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। समझ में आया, DE उत्तर हो जाएगा। क्या किसी विद्यार्थी कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, साक्षी बता रही है मैम, आपको पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती है, बाकी सबको समझ में आ जाती है बातें, केवल आप ही है जिनको समझ नहीं आती है। रश्मि माते मैम, मोक्षा देवांगन साहब, आस्तीन के साम समझ में आ गया क्या, ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बात करें, ऑप्शन नंबर 4 जो हमारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मोक्षा देवांगन जी, रितंबरा जी, रश्मि जी, लक्ष्मी पटेल मैम, आगे करें। रश्मि माते मैम समझ नहीं आया क्या आपको अभी तक क्वेश्चन, प्रियंका पाटीदार मैम, ठीक है, कैसे हुआ उत्तर, आगे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा सर अपना, टोटल लंग कैपेसिटी और वॉल्यूम, वॉल्यूम 4 है, कैपेसिटी एक ज्यादा है क्योंकि वो जुड़ करके बनते हैं ना, तो एक ज्यादा समझ लो, 5 हो गई, सबके नाम एक बार में याद हो जाएंगे। सर इससे आसान कोई क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन है असल में, कुछ भी क्वेश्चन नहीं है ये, तो क्या होता है सर, कहते हैं हमारी लंबर होती है, लंबर में सबसे पहले C होता है, C7 होती है, T12 होती है, लंबर L 12 में 7 के 5 होता है, फिर आगे सैक्रम होता है, सैक्रम S 5 की तरह, तो 5 ही हो गई, फिर कोक्सिस सर कब तक 5 5 बोलते रहोगे, 4 भी बोल दो, हो गया। ये तो होगी बच्चे की बात, किसकी बात हुई, चाइल्ड की, ठीक है, बच्चे में कितनी 33, बट नॉर्मली अडल्ट में कितनी होती है, 4 जुड़ करके 1 हो जाती है, 5 जुड़ करके 1 हो जाती है, सैक्रल और कोक्सी, तो तब 26 हो जाती है, ऐसे दोनों की अलग अलग बातें पता लगी। तो नर्व भी बता दो साथ ही साथ, नर्व्स,
नर्व कितने, C7, नीचे और ऊपर एक 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 और एक, ऊपर सर्वाइकल 7 थी, वो भी जोड़ो 8 होती है सर्वाइकल में नर्व, बाकी बीच की 12, लंबर में 5 नर्व और सैक्रम में भी 5 नर्व। ठीक है, तो टोटल जोड़ लो कितनी होगी, 31 नर्व। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल भी तो दिक्कत नहीं है यहां पर, है ना ऋषभ शाह जी। ओके सर, ये बताओ आपसे पूछा साइटिका नर्व सर्वाइकल से निकलती है, थोरैसिक से निकलती है, लंबर से निकलती है, सर्वाइकल सॉरी साइटिका नर्व कहां से निकलती है, साइटिका। सबसे पहले तो पूछ लिया क्रैनियम है या क्या है सर, सर्वाइक स्पाइनल नर्व है, लंबर के सबसे लास्ट नीजन से सैक्रम के आसपास से निकलती होती है। ठीक है, L2 L3 L4 L3 4 5 और S1 S2 के बीच में से जुड़ करके एक होकर के नीचे जाती होती है हमारी। ठीक है, 2 सेंटीमीटर के आसपास चौड़ी होती है, सबसे मोटी नर्व इसको बोलते हैं स्पाइनल में। तो क्वेश्चन सर्वाइकल के कितने हैं, 6 से 7 होगी। ठीक है, थोरैसिक में कितना है, T से 12 होगा 12, लंबर में सर 5 कह रहे हैं। ठीक है 5, कोक्सिस की बात करें तो 4। मुझे बताओ ये यहां पर एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन पूछा आपसे वो बच्चों की स्पाइन से पूछा है या अडल्ट की स्पाइन से पूछा, बताओ। क्वेश्चन को देख करके तुक्का लग रहा है आपका, बता सकते हो क्या। ओके, ऋषभ शाह जी हमेशा की तरफ आपने गलत उत्तर दिया है सर। कोक्सिस देखो कितनी है, कोक्सिस कोक्सिस से क्लियर, कोक्सिस में 4 होते हैं, तो कोक्सिस 4 अडल्ट में होती है कभी, अडल्ट में होती नहीं सर कोक्सिस, कोक्सिस 4 बच्चों में होती है, यानी बच्चों की स्पाइन से क्वेश्चन पूछा है, ऐसे हमने निकाला इसमें से ना, तरीका देखो निकालने का। ठीक है, लक्ष्मी पटेल समझ में आया क्या, कोक्सिस 4 जो है बच्चों में होती है, बड़ों में नहीं होती है, तो इसलिए बच्चों का क्वेश्चन है ये, बच्चों की वर्टिब्रा से एक तरह से। तो ए का 3 हो और बी का 1 सर, ए की जगह पर और कहीं नहीं है, बी का 4 सॉरी। ठीक है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। क्लियर, आगे चलें इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, करिएगा। ट्रेपेजियस कहा होती है, कंधे के जो ऊपर होते हैं वी शेप में बनती होती है, टी शेप में लास्ट में होती है पीछे ना, तो हलासन में ट्रेपेजियस पर फर्क पड़ता होता है, दबाव आता होता है। ठीक है, राज कपोत आसन करते होते तो इंटरकोस्टल मसल होती है, उस पर फर्क पड़ता होता है। ठीक है, साइड में बैंड करते त्रिकोणासन टाइप में, तो उसमें क्या होता है, ओब्लिक मसल ऑफ एब्डोमिन, मतलब कि साइडों वाली मसल होती है ना, वो खिंचती होती है, रिब्स के आसपास की ओब्लिक मसल बोलते हैं। हैमस्ट्रिंग, हैमस्ट्रिंग जो मसल होती है वो पश्चिमोत्तानासन में, ठीक है, खिंचती होती है, जांघों के जस्ट नीचे होती है हैमस्ट्रिंग, ठीक है, वो खिंचती होती है सर। ये उत्तर हो गया, ए का 4 उत्तर और बी के लिए जो है 3, सी का 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। आगे नेक्स्ट, किस आसन में क्या हो रहा है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन आदि। ठीक है, बताइए जी। मीडियल रोटेशन है बी, मिड में आना, पैरों को बीच में लाते होते, किसमें, गरुड़ासन में अंदर की ओर लाने की कोशिश करते होते हैं, बी का 1। ठीक है, अबडक्शन, एक्सटेंशन और फ्लेक्शन, बी का 1 जो है, देखो पहले तो एलिमिनेट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को ताकि कंफ्यूजन कम से कम हो, ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन ज्यादा होता है, तो कंफ्यूजन कम कर लो। ठीक है, जिनको नहीं आता कम कर लो। ओके, बी का 1 सर 2 ही ऑप्शन में है। अब देखो या तो है ना, अब प्रश्न में ऐसे क्वेश्चन में एलिमिनेशन क्या करना है एग्जाम में जाकर तमरा भारतीय, ए का 2 हो सकता है, या तो क्वेश्चन जो कह रहे हैं अबडक्शन में, या कह रहे हैं ए का 4 हो सकता है। अबडक्शन वज्रासन में किसी भी टाइप का नहीं होता, ये हम श्योर हैं, तो अबडक्शन ओनली एंड ओनली पर्वतासन में। अबडक्शन में आपके हाथ आपकी मिड लाइन से दूर जाते हैं या पास में आते हैं, बताओ बताओ दिव्या लक्ष्मी मैम, अबडक्शन में आपके हाथ आपकी मिड लाइन से दूर जाते हैं या पास में आते हैं, 2 शब्द होते हैं, अबडक्शन का उल्टा क्या है, एडक्शन। एडक्शन मतलब ऐड करना, किसमें, मिड लाइन में ऐड करना, अडक्शन बोलते होते हैं ना, अडक्शन बोलते हैं, तो ए का 2 हो जाएगा सर, सिंपल है, पर्वतासन में पास में आ जाते होते हैं, मिड लाइन में आ जाते होते हैं अंक, है ना। ओके, फ्लेक्शन की बात करें, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब यहां पर क्या है,
पश्चिमोत्तानासन में आपकी एक्सटेंड हो जाती है क्या, हैमस्ट्रिंग मसल और काफ मसल्स, आपका घुटना है ना पीछे की साइड से स्ट्रेच हो जाता है, एक्सटेंड हो जाता है। ओके, और बात करें फ्लेक्शन, फ्लेक्शन मतलब बैंड हो जाना, कोण कम हो जाना। जैसे वज्रासन में बैठते हैं तो नी जॉइंट, जंघा जो है हैमस्ट्रिंग और काफ मसल उनके बीच का कोण कम हो गया, ठीक है, वज्रासन हो गया। सिंपल बातें हैं सर, बेसिक। तो उत्तर क्या बन रहा है, ए का 2 सर, ओनली ऑप्शन नंबर 3 में है। समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि कैसे हुआ, ठीक है। इसके कई रीजन हो सकते हैं क्वेश्चन कैसे निकल रहा है, बट आपको एलिमिनेशन करके ही आप एग्जैक्टली निकाल पाते हैं। यहाँ पर आगे करें, नेक्स्ट सर, क्वेश्चन को समझो पहले क्या मांग रहे हैं आपसे और क्या उत्तर देना चाहिए आपको, है ना। ओके, धोती क्रिया के अनुसार योगाभ्यास में कहते क्या होगा डाइजेशन के साथ में, धोती करो या ना करो सर, स्टेप यही रहते होते हैं, है ना। स्टेप यही रहते हैं, धोती करो या ना करो क्या रहता होता है, सबसे पहले क्या स्टार्ट होता है, इन करते होते हैं भोजन को, अंदर लेके गए इंजेक्शन, ठीक है, मुंह के अंदर रख दिया, कहते हैं इन। अब वहां से भोजन स्टार्ट टूटना स्टार्ट होता है, टूटना मतलब डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब हिंदी में क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, लार्ज पार्टिकल टू स्मॉल पार्टिकल। डाइजेशन का मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपका खून बन जाए एक भोजन खाते ही, नहीं, ब्रेक करना, बड़े लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में तोड़ते जाना, और जब तक टूटता है तब तक डाइजेशन कहलाता है, मुंह से स्टार्ट होता है, इसलिए कहते हैं डाइजेशन हमारा मुंह से स्टार्ट होता है। कैसे कि हमारा जो है दांतों में जैसे हमने जो चावल के या चपाती के टुकड़े रखे तो वो क्या है, टू ब्रेक डाउन होना शुरू हो गया, बड़ा टुकड़ा था उसको तोड़ना स्टार्ट कर दिया पेट हमारे दांतों ने, तो मुंह से स्टार्ट हो गया डाइजेशन। और मुंह में वैसे कार्बोहाइड्रेट जो है स्टार्च होता है उसको माल्टोज में भी बदल देते हैं, पॉलीसेकेराइड्स को डाइट्रोसेकेराइड्स में बदल देते होते हैं, ठीक है। डाइजेशन, डाइजेशन के बाद में क्या होता है, हमारा पेट में आगे जाता था भोजन, फिर क्या होता है, आंत आती है इंटेस्टाइन, वो अब्जॉर्ब करती है, अब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब्जॉर्ब के बाद में क्या करती है, अब्जॉर्ब करके उसको फिर शरीर में खून आदि मिलाकर लिवर में मिलाकर उसको अपना हिस्सा बनाने की कोशिश की जाती है, एसिमिलेशन, स्व अंगीकरण, एसिमिलेशन, अपने अंगों में अपने सेल्स के अंदर डाला जाता होता है। फिर जो है काम की चीज तो रख ली, नहीं तो उसको क्या कर दिया, डिफिकेशन, डिफिकेशन, एक्सक्रीशन, बाहर फेंक दिया सब चीजों को। ऐसे सीक्वेंस पे चलो, डाइजेशन को बोला है ए तो ए लिखो, इंजेक्शन को लिखा है बी, एसिमिलेशन को सी, अब्जॉर्प्शन को ई, डिफिकेशन को डी। ये सीक्वेंस यहां से बन गई। ऐसे सीक्वेंस बना लेना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबको, बट फिर भी एग्जाम में गलती करते सुनील उपाध्याय जी, क्योंकि सीक्वेंस भी बनानी नहीं आती है, मन में करते हैं क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अब ये मैंने राइट सीक्वेंस लिख दी और उसके आगे जो एग्जामिनर ने कह रखा है वही वर्ड लगा दिया। इंजेक्शन को इन्होंने बी कहा है, मैंने बी कह दिया, ठीक है, तो सीक्वेंस बन गई मेरी यहां पर बी ए ई सी डी, ये है तो एग्जाम में ठीक है, नहीं तो गलत है, बी ए ई और सी डी ऑप्शन नंबर 2 में हो गया, ठीक है। ऐसे राइट उत्तर हो जाएगा। कोई दिक्कत प्रियंका पाटीदार में, डन सर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो जी आपके सामने, ठीक है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन की बात कर रखी है, आप लोग उत्तर दीजिए, मैं दिशाओं की बात कर लेता हूं। क्या था सर, एक्सटेंशन का होता है एक्सटेंड करना, मतलब बड़ा करना, बड़ा क्या, एंगल को बड़ा करना, ठीक है। एक्सटेंशन करते तो कोई दो जो ज्वाइंट है उनके बीच का कोण बड़ा होता जाता है, जैसे एक्सटेंशन में हमारे हाथ सीधे होंगे, फ्लेक्शन में हमारे हाथ बैंड हो जाएंगे, ठीक है। पवन मुक्तासन एक तरह से फ्लेक्शन है और सीधे में हमारा एक्सटेंशन है, शवासन में हमारे सारा शरीर एक तरह से एक्सटेंशन की फॉर्म में है। तो एक्सटेंशन में सीधा होता है। पाद हस्त आसन, इसमें भी एक तरह से मेरे पैर सीधे हो गए, हालांकि मेरा पेट आगे झुक गया है फ्लेक्शन में, बट मेरे हाथ और पैर एक तरह से सीधे हो गए। ताड़ासन में भी मेरा एक्सटेंशन हो रहा है एक तरह से। उष्ट्रासन में भी एक तरह से पेट की साइड से एक्सटेंशन हो रहा है, बट मेरे घुटने आदि जो है वो क्या हो गए, फ्लेक्शन में आ गए। अर्ध मत्स्येंद्रासन में कंफर्म हूं मैं यहां पर, सबके बारे में कंफर्म, अर्ध मत्स्येंद्र की इसमें ट्विस्टिंग होती ही होती है, मतलब कपड़ा निचोड़ दिया जाता है लाइक समथिंग। डी का 4 ही होगा और कुछ नहीं होगा, यहां पर आके एलिमिनेट करो। ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट उत्तर नहीं दे पाओगे आप, याद रखना लक्ष्मी पटेल मैम, ठीक है, दोगे तो गड़बड़ हो सकती है। तो बी का 4 नहीं है, उसको एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेशन जरूरी है ऐसे क्वेश्चन में जहां कंफ्यूजन हो सूचीबद्ध करने वाले क्वेश्चन में। अब क्या हो सकता है, ए का या तो 1 कीजिए या फिर 3 कीजिए, ऑप्शन कह रहे हैं अपने को, ऑप्शन एक्सटेंशन या तो पादहस्तासन या उष्ट्रासन। सर समझ में आ रहा है कि एक्सटेंशन में पादहस्तासन ज्यादा बेस्ट है,
पादासन खड़े खड़े होकर के पश्चिमोत्तानासन करना, उसी को पादहस्तासन बोलते होते हैं। रंजना शर्मा मैम, एम आई राइट? खड़े खड़े पश्चिमोत्तानासन टाइप करना तो पादहस्तासन बोलते हैं। तो उसमें अपना पैर सीधा हो गया, हाथ भी कहीं ना कहीं सीधे हो जाते होते हैं नॉर्मली, ठीक है। अब क्या ये ठीक है? ए का 1 होगा तो बी का 4 और सी का 2 हो सकता है फ्लेक्शन, सी का 2। ताड़ासन में देखो फ्लेक्शन नहीं है, अब गड़बड़ होगी सर, इसका मतलब दिक्कत है सर, ये नहीं कर सकते। इसका मतलब अपनी सोच अपने को बदलनी होगी, अलग वे में लेके चलनी होगी, है ना। क्योंकि हर आसन में एक ही टाइम पर कई सारी पोजीशन बनती होती है। तो एक्सियल स्ट्रेच, एक्सियल सेंटर पॉइंट को खींच देना, वो खींचा जाता है ताड़ासन में। डी का ये पक्का है कि गारंटीड 2 ही होगा सर, अब और उत्तर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ए का 3 करो। उष्ट्रासन मतलब इनका मतलब ये है, एक्सटेंशन का मतलब कि आगे से पेट को खींचना है, उष्ट्रासन, उसको इन्होंने ले लिया, जिसमें हाथ भी आपके एक्सटेंड हो जाते हैं। और फ्लेक्शन में, फ्लेक्शन मतलब कम होना, ये पेट को कम करना, पेट के हिसाब से एक्सटेंशन फ्लेक्शन माना इन्होंने, ठीक है। मैं बार बार दोहराइए बात, पादहस्तासन में क्या होता है, पैर सीधे हो गए, उस रूप में एक्सटेंशन है पैरों में, नी ज्वाइंट में, बट आपका पेट स्टमक जो है वो आगे की तरफ बेंड हो गया, वो फ्लेक्शन में आ गया, ठीक है। जैसे इन्होंने दिया है वैसे ही अपने को घूमना होता है एग्जाम में, कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती इन क्वेश्चन में। समझ में आई बात? ओके सर, सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का। आपका